सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारे लिस्टेड स्पेस में एक नया प्लेयर आया है, ईपैक प्री फैब जो बिजनेस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सेक्टर क्या है, मैंने ऑलरेडी कुछ ट्वीट्स वगैरह में इसको एक्सप्लेन किया है, बट जस्ट एक ब्रीफ बैकग्राउंड दो। तो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे ये वीडियोस वगैरह देखते होगे कि चाइना में या फिर यूएस में ये पर्टिकुलर जो हाउसिंग सोसाइटी हो गई या फिर ये जो फैक्ट्री है, बहुत ही एक रैपिड पेस में कुछ मंथ्स के टाइम में ही एग्जीक्यूट कर दिया है ना। तो उसी को जब मैं अपने इंडिया लेवल पे लेके आता हूँ, तो आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, है ना, समझने के लिए। जैसे अभी ये मान लीजिए प्रीमियर एनर्जीज का इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जैसे हमको हमें पता है कि जो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन थीम चल रही है हमारी कंट्री में, यहाँ पे अपने केपेक्स को एक फास्टर वे में एग्जीक्यूट करना कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए आप मान लीजिए जो प्रीमियर एनर्जीज का आंध्र प्रदेश वाला सेल प्लांट आने वाला है, उसको अगर आपको जल्दी लेके आना है तो वहाँ पे आपको रैपिड पेस में एग्जीक्यूशन चाहिए उस प्लांट का, है ना। सिमिलरली आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग जोमेटो का, ठीक है, जो ब्लिंकिट उनका इटर्नल है। तो वहाँ पे जोमेटो ने अभी पिछले 1-2 क्वार्टर पहले आके अपने डार्क स्टोर्स की जो टारगेट था उसका काफ़ी बढ़ा दिया था, है ना, कि कितने हम पूरे ब्लिंकिट के स्टोर्स खोलने वाले हैं ऑन अ कंट्री लेवल। तो वहाँ पे जब उनको उस तरह से रैपिड पेस में एक्सपांशन करना होता है, कोई नई वेयर हाउसेस बनाएंगे, तो वहाँ पे अगेन जो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन होती है वो आपको फास्टर पेस में चाहिए, है ना। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जो अभी आप पूरा देख रहे हैं जो हमारे कंट्री में जो ये एआई वगैरह का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर अभी हैदराबाद में आ रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है, अगर उसमें डिले हो जाएगा तो पूरे कंट्री को उससे दिक्कत है। तो अगेन इस पूरे सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन की जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होता है किसी कंट्री में, तो वहाँ पे जो आपको जो आपकी कंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन टाइम होती है उसको आपको घटाना पड़ता है, तभी तो आप उसको फास्टर में एग्जीक्यूट कर पाओगे ना। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं आपके पूरे इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उसी का एक ये बेनिफिशरी है जो आपका ईपैक प्री फैब कंपनी है। बाकी प्लेयर्स भी हैं इस कंपनी के, उस पर हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, पूरा जो सेक्टर का एक चेंज ओवर हो रहा है बेसिकली। अभी वैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हाउसिंग वाली जो चीज़ है वहाँ पे भी हमें इतना रैपिड पेस में उसका एग्जीक्यूशन दिख रहा है, बट जब आप ऐसे जो सनराइज सेक्टर्स देखते हो ना, जैसे आपके डेटा सेंटर्स हो गया या फिर जो पूरे रेन्यूएबल वाली चीज़ें हैं, वेयर हाउसेज वगैरह हो गए, तो एफएमसीजी हो गया, तो यहाँ पे हमें ये टेलबिट दिख रहा है, यहाँ पे जो इसका एडॉप्शन है वो काफ़ी फास्टर पेस में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर्स का जो है ना, अभी आने वाले कुछ ईयर्स में जो उसका सीएजीआर है ग्रोथ का, वो अराउंड 30% सीएजीआर पे है। तो इनका जो पूरा ग्रोथ ड्राइवर है इस तरह की कंपनीज का, अभी वहीं से ही आ रहा है। सो दिस वाज एक ब्रीफ अबाउट ये सेक्टर में क्या चल रहा है। अभी जैसे आप सेक्टर देखेंगे ना, सेक्टर का जो ओवरऑल जो इंडिया में अभी जो ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिपोर्ट, वो आने वाले 4 या 5 साल में आपके 10 से 13% सीएजीआर के आसपास वो ग्रो करने की बात हो रही है, ठीक है। सो अब ये तो हो गया बेसिकली सेक्टर के बारे में। अब हम लोग आते हैं ये बिजनेस में होता क्या है। तो ये बिजनेस में ये लोग बेसिकली करते क्या है, इसको पीईबी कहते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो इसे नाम से क्लियर हो रहा है कि इनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह है, जैसे आप अगर हम ईपैक प्रीफैब की बात करें, तो इनकी एक राजस्थान में फैक्ट्री है, एक साउथ इंडिया में फैक्ट्री है, और एक आपका ये नोएडा में फैक्ट्री है ना। तो इन जगहों में इनकी जो फैक्ट्री है, यहाँ पे इनकी अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज होती हैं। कुछ में असेंबलिंग होती है, कुछ में स्टील के प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ में सैंडविच प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम लोग अगर देखें ना, आपको एक मान लीजिए एक बिल्डिंग बनाना है, एक वेयर हाउस बनाना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको वॉल बनाने होंगे, वॉल के बीच में आपको इंसुलेशन देना होगा। इंसुलेशन क्यों देना होगा? क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह ये एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे जो इंटरनल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, वो उसको कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इनका जो पहला सेगमेंट है वो आपका प्री फैब वाला सेगमेंट है, जहाँ पे वो प्री फैब्रिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स या फिर वेयर हाउसेज जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर्स हो गए या फिर आपकी मॉड्यूलर चीज़ें होती है ना, इस तरह की चीज़ों का प्री फैब्रिकेशन करते हैं। अब इनका जो दूसरा सेगमेंट है, बट इनको ये लोग प्री फैब के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। वो सेगमेंट है इनका सैंडविच सेगमेंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक वॉल है ना, तो वॉल के बीच में आपको बेसिकली इंसुलेशन देना है। तो वो इंसुलेशन किसका होता है? वो आपकी स्टाइरिन होती है, उसको ईपीएस कहते हैं, एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरिन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो इनका ये पूरा इनका प्री फैब वाला बिजनेस सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये इनका मेजर रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, और जो आगे जो ये लोग ग्रोथ भी देख रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही देख रहे हैं। तो अराउंड 80 से 90% जो रेवेन्यू है इनका, वो इनका प्री फैब के अंदर ही आता है। अब जो बचा वो आपकी जो इनका ईपीएस है, एक्सपांडेबल पॉलीस्टाइरिन जो होता है, जिसके वजह आप ये देखते हो ना, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, जब वो आता है तो उसके ऊपर थर्मोकॉल की लेयरिंग होती है अगल बगल, ताकि वो ब्रेक नहीं होए। तो वो चीज़ बनती है, तो वो किससे बनती है? वो आपकी स्टाइरिन से बनती है ना। अब स्टाइरिन को जब आप टेम्परेचर या फिर जो हीट करते हो, हीटिंग एंड टेम्परेचर के पैरामीटर्स पे जब हीट करते हो, तो वो फोम के रूप में एक्सपांड होता है। सो दैट इज देयर सेकंड बिजनेस। अब जब आप उस बिजनेस की मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। वो जो बिजनेस है ना इनका, वो सिंस इनका जो एलजी है, एलजी जो हमारा ओईएम मैन्युफैक्चरर है आपका, ये एसी एंड फ्रिजेस वगैरह का, तो उसी से लगभग 50 से 60% रेवेन्यू आता है वहाँ से। अभी हमने देखा इस साल में
H1 में जितने भी हमारी ये OEM या ODM कंपनीज थी या फिर इवन द रिटेलर्स वगैरह थे, सबका रेवेन्यू अफेक्ट हुआ था ड्यू टू मानसून, है ना। तो उसके कारण जो उनका ये वाला सेगमेंट है आपका ये ईपीएस वाला सेगमेंट है, उसमें उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि आगे चलते हुए उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने रेट पे जो मार्केट लीडर्स है, जैसे मान लीजिए इपैक्ट ड्यूरेबल भी इनका एक क्लाइंट है, या फिर जो एलजी है, जिस रेट से वो लोग ग्रो करेंगे उसी के आसपास हमारा ग्रोथ आएगा। अब वहाँ पे जो इनका एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो इनका एलजी से आता है, तो वो कितना सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा सिंस इतनी बड़ी मार्केट लीडर कंपनी है। तो वहीं से अगर आप देखेंगे तो जो इनका ईपीएस वाला सेगमेंट है जहाँ पे पॉलीस्टाइरीन के फोम्स वगैरह बनाते हैं, तो वो आपका सिंगल डिजिट मतलब 6-7% के ग्रोथ में आ रहा है। तो इसको हम लोग यही पॉज करते हैं। बट वो जो मेथड जो यूज़ होना है इनका ईपीएस वाला, वो मेथड को ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं अपने प्रीफैब वाला जो बिजनेस है। वहाँ पे जो लोग सैंडविच पैनल्स वगैरह बनाते हैं ना, जहाँ पे इंसुलेशन लेयर देंगे उसकी, तो वहाँ पे वो यूज हो जाता है। मतलब उसी ईपीएस को लेयर्स में बना दो और उसको आप कट कर दो, है ना। सो ये बेसिकली इनका पूरा बिजनेस सेगमेंट हो गया। तो मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं ईपैक प्रीफैब के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ईपैक प्रीफैब का परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये जो कंपनी है ना अपने सेक्टर में पिछले कई क्वार्टर से लीड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ये लीड कर क्यों पा रहा है, तो जस्ट बिफोर दैट मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ इनका, तो अगर आप इस क्वार्टर में इनका इस कंपनी का रेवेन्यू देखोगे ना, तो ओवरऑल पूरा जो अभी हाफ ईयरली बेसिस है वहाँ पे लगभग 38% की ग्रोथ आई है इनकी, है ना। हाँ, तो 38% की ग्रोथ आई है इनकी। और जो क्वार्टर 2 है वहाँ पे तो इनका 60% के भी ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। और इनका EBITDA मार्जिन्स पे भी इनको एक्सपांशन मिला है। और सिंस इन्होंने आईपीओ करके अभी अपना डेब्ट भी पे कर दिया है, तो वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में भी फायदा मिला है, जिसके कारण इनके पैट मार्जिन्स भी अराउंड 6.2% के आसपास हो गए हैं। तो बेसिकली तो कंपनी कहती है कि हम पूरे सेक्टर में जो हमारे पीयर्स हैं, जैसे पेनार्ड इंडस्ट्रीज हो गया, फिर एक इंटररीच करके भी एक कंपनी है, M&B कंस्ट्रक्शन करके भी एक कंपनी है, तो उन सभी से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स पे ग्रो करते हैं ना। तो दिस इज हाउ देयर परफॉर्मेंस इज। और ये कंपनी इतनी स्पेशल क्यों बन जाती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम इतने अच्छे वे में एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। तो इसका इन्होंने कुछ कारण दिया है। एक तो ये लोग है ना, जो इनका जो पूरा एग्जीक्यूशन साइकिल होता है उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रखते हैं। टेक पे काफ़ी अपग्रेड के ऊपर इनका फोकस रहता है। इसके अलावा जो ये लोग कहते हैं जो इनके पीयर्स वगैरह है ना, तो वो लोग जो होते हैं डिज़ाइन तो कर लेंगे, है ना, डिज़ाइनिंग पार्ट भी हो जाती है जब, लेकिन जो एग्जीक्यूशन आता है, जो प्लांट मतलब ऑन द साइड जाके ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग डिले कर देते हैं अपने एग्जीक्यूशन में। यहीं पे जो ये कंपनी है, ये इनका फास्टर वे में इनका एग्जीक्यूशन होता है। तो इसीलिए क्या होता है, इस कंपनी के लिए जो ट्रस्ट एक डेवलप होता है आपके क्लाइंट्स वगैरह से, है ना, जैसे मान लीजिए सोलर की कंपनीज होगी, वहाँ से जो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो इस कंपनी के लिए ज़्यादा होता है। सो इसका फ़ायदा इनको कैसे मिलता है, इसका फ़ायदा इनको ऐसे मिलता है कि इनका जो मार्केट शेयर है ना वो अराउंड 5% के आसपास है। तो आगे जाके ये लोग देखते हैं आने वाले 2 या 3 सालों में अपने मार्केट शेयर को बढ़ता हुआ देखते हैं, है ना। दिस इज हाउ अ कंपनी कैप्चर्स द मार्केट शेयर। और आने वाले समय में 2 साल में ये लोग अराउंड यहाँ से 5-6% से अपना 10% के आसपास मार्केट शेयर करने की बात कर रहे हैं ना। सो ये वाली चीज़ है। अब ये हम लोग बात कर लिया हमने। अब मैं इनके ऑर्डर बुक्स के बारे में बात करता हूँ। अब जब आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो ये रेशियो देते हैं 1.5, जो रेवेन्यू मतलब ऑर्डर बुक तो रेवेन्यू का एक रेशियो देते हैं। तो जैसे अभी मैं इनका रेवेन्यू मतलब ऑर्डर बुक देखूंगा ना, वो अराउंड 900-930 करोड़ के बीच में है। अब इसी ऑर्डर बुक से हम लोग पूरा इनका जो गाइडेंस वाला पार्ट है, अगर ये लोग नहीं भी बताएंगे तो उससे हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। तो आप जब देखेंगे ना इनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो साइकिल होता है, तो अराउंड 7 से 8 मंथ्स का होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इनका ऑर्डर बुक है वो आपका, ये अभी मान लीजिए मैंने बोला 900 करोड़ का ऑर्डर बुक है। H1 में इन्होंने रेवेन्यू किया है 650 करोड़, ठीक है। नाउ ये जो ऑर्डर बुक है ये इनको एग्जीक्यूट करना है 7 to 8 मंथ्स में। अब जो ये जो पूरा 7 to 8 मंथ्स का साइकिल होता है ना, इसका जो इनिशियल फेज है, आप मान लीजिए स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ्स जो होते हैं वो आपके डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है। मतलब बेसिकली कंप्यूटर्स पे जाता है, इनके लैब्स में जाता है, डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट टीम डिसाइड होगी, तो वो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद का जो 3 to 4 मंथ्स होता है वो इनका एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में जाता है ना। तो उसमें क्या करेंगे, ये लोग अपने रॉ मटेरियल्स लाएंगे। अब यहीं पे जो इनका रॉ मटेरियल्स होता है वो क्या होगा, जितनी भी ये बिल्डिंग्स होती है, जो इनका एक मेजर कॉस्ट होता है वो आपके स्टील के प्राइसेस होती है ना। अब स्टील के प्राइसेस कैसे इनके मार्जिन्स को अफेक्ट करता है, दैट वी विल डिस्कस। सो ये बेसिकली मैंने बोला, फिर वो आपके डिजाइनिंग वाले फेज में गया, जहाँ पे ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो प्रोजेक्ट्स को ऑन साइट पे, ठीक है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लिया इन्होंने, तो स्टार्टिंग में ही अपना कुछ मतलब 10 से 15% मान लीजिए जो उनका रेवेन्यू होता है, मतलब जो पैसा लेना होता है अपने क्लाइंट से वो ले लेते हैं। फिर 60 से 70% जो रेवेन्यू होता है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज लेते हैं। और जो बचा इनका लगभग मान लीजिए 10% के आसपास बचा है, वो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे लेते हैं। सो अगर आपने ये देखा कि इस पूरे साइकिल में जो इनको जो रिस्क फैक्टर इन्होंने लिया ना अपने पूरे वर्किंग कैपिटल पे, या फिर जो प्रोजेक्ट में मान लीजिए जो इनके रिसीवेबल्स हो गए उनमें डिले हो सकता है, तो दैट इज अराउंड 10% का ही होता है। इसीलिए जब आप इस कंपनी को देखोगे तो इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज है इस क्वार्टर में आई थिंक अराउंड 20 से 25 डेज के बीच में आया है,
20 से 25 डेज़ के बीच में आया है। तो दिस इज़ अगेन जो इनके पीयर्स है उससे काफ़ी अच्छा है। अब जो कंपनी कहती है, बट हम जो वर्किंग कैपिटल देखते हैं अपना आगे जाते हुए, वो अराउंड हम 35 डेज़ इन्होंने गाइडेंस दे के रखा है। अगेन वो डिपेंड करता है ना कि किस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया है, कहीं पे पेबल वगैरह के डिले भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात किया। अब जो ऑर्डर बुक है इनका ड्राइवर्स क्या-क्या है ऑर्डर बुक का, हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया। जो सनराइज़ सेक्टर से पूरी डिमांड आ रही है, तो अगेन वन वन ऑफ द सेक्टर इज़ जो इनका डेटा सेंटर वाला सेक्टर हो गया है ना, ये वाली चीज़ है। और जो मैंने आपको बताया कि मेजर ऑर्डर जो उनका प्रीमियम एनर्जी से आया है, नायडू पट्टा करके जगह है आंध्र प्रदेश में, तो ये वाली चीज़ है। अब कोई भी ऑर्डर बुक तो हमें आ जाता है, ठीक है। तो किसी कंपनी को देखना है ना, तो आपको ये समझना होगा कि ऑर्डर बुक तो आया, मतलब ऑर्डर बुक के पहले आप उसको इंक्वायरीज में जाओगे, है ना, बिड्स में पार्टिसिपेट करोगे। तो सिंस ये वाली जो कंपनी है, तो प्राइवेट प्लेयर्स में ज़्यादा इनका ऑर्डर है, मतलब पीएसयू से ज़्यादा इनका ऑर्डर है नहीं, ठीक है, नेग्लिजिबल है, मतलब सिंगल डिजिट में होगा, 2-3% के आसपास। तो जब इनकी इंक्वायरीज आती है, तो जब उसको इंक्वायरी से उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है, और ऑर्डर वहाँ से फिर ऑर्डर बुकिंग होती है, ठीक है। ऑर्डर से ऑर्डर बुकिंग में 6 to 7 मंथ्स लगेगा, बट इंक्वायरी से आपको पहले ऑर्डर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कंपनी कहती है अगर हमने 100 इंक्वायरी की है, तो वहाँ से अराउंड आपकी 15% जो ऑर्डर्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, मतलब वो इनके ऑर्डर बुक में आ जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात। और ये लोग कहते हैं कि हमें ऑर्डर की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो हम लोग कम से कम अपने 18 से 24 मंथ्स तक कोई इशू नहीं देख रहे हैं डिमांड वाले ट्रेंड में। सो दिस वाज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट देयर ऑर्डर बुक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके, हाँ, आईपीओ वगैरह के, आईपीओ और जो केपेक्स प्लान्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी तो इन्होंने आईपीओ किया है, अब आईपीओ का पैसा ये लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आने से पहले हम लोग इनकी कैपेसिटीज़ वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो अगर मैं इनकी कैपेसिटीज़ देखूँ, तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ऑलरेडी कि 3 जगह पे इनके मेजर प्लांट्स हैं, आपके नोएडा में, एक जो आपकी राजस्थान में जगह है, उस जगह का नाम है गिलोथ करके, राजस्थान में जगह है, और तीसरा जो मम, जो एक आंध्र प्रदेश में बेसिकली एक जगह है। तो ये 3 जगह प्लांट है, ठीक है। अब इसमें इनकी अलग अलग फैक्ट्रीज लगी है, कुछ में आपकी प्रीफैब वाली चीज़ें करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, कुछ में वो सैंडविच वाले पैनल्स बनाएंगे, कुछ में इनका आपका ये जो स्टील वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बनते हैं। तो जब आप इनका पीपीटी देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे एक पूरी पेज दी है उन्होंने अपने पूरे कैपेसिटीज़ वगैरह के बारे में। तो उसमें बहुत सारे लाइन आइटम्स है, तो कुछ में आप देखोगे कि कैपेसिटी अराउंड 90% दिखा रहा है, कुछ में 70% दिखा रहा है, तो यू मे गेट कंफ्यूज। तो इसीलिए आपको इसको समझना है ना, तो एक टर्म होता है बिल्ट आउट करके, ठीक है। तो आप ये सोचिए, आपने बहुत सारे पार्ट्स तो बना लिया, लेकिन जो 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 पार्ट्स तो बनाया, लेकिन जब तक आप उसको असेंबल नहीं कर पाओगे, तो आप उसको सेल कैसे करोगे, है ना। तो बेसिकली जब आपको इनका कैपेसिटीज़ वगैरह देखना है ना, या फिर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अगर उस पैरामीटर को जज करना है, तो आप इनका जो बिल्ट आउट वाला चीज़ है उसको आप देखिए। तो उसमें अगर आप पिछला 2 या 3 साल देखोगे, तो इनका जो कंटिन्यूअसली कैपेसिटी का रैंप अप हो रहा है, कैपेसिटी का रैंप अप होना हमें क्या दिखाता है, इसका मैं आपको सेल्चर से कनेक्ट करता हूँ। तो अब मान लीजिए कोई प्लांट मैंने लगा दिया, ठीक है, अगर लेकिन उसका कैपेसिटी रैंप अप ही नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि मुझे मार्केट में डिमांड नहीं दिख रही है ना। तो इसी में आप देखिए कि जब इनका कैपेसिटी रैंप अप हो रहा है, दैट मीन्स कि इनको प्रोडक्ट, मतलब ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, मार्केट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये तो हो गया। अभी जो इनकी प्रेजेंट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनके प्लांट्स में, वो अराउंड आपकी 90% के आसपास हो गई है, 88-90% के आसपास हो गई है ना। तो ये चीज़ है। अब जो इनकी नए प्लांट लग रही है, एक तो ये लोग आपके जो राजस्थान है वहाँ में ब्राउनफील्ड का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड कितना है, 70-80 करोड़, मतलब 58 करोड़ के आसपास उसका केपेक्स लगना है, ठीक है। एक ये लोग आपके आंध्र प्रदेश में वहाँ पे सदर्न मार्केट को टारगेट करने के लिए, सिंस आप देखते हो ना कि सदर्न में आपका विंड वगैरह ज़्यादा है, रिन्यूएबल प्लांट्स भी ज़्यादा है ना, और आपके जो डेटा सेंटर्स वगैरह हो गए, टेक वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा है। तो उस मार्केट में, मतलब ऑल्दो इनका जो पूरा जो रेवेन्यू सेगमेंट है सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट सदर्न रीजन से थोड़ा ज़्यादा आता है। तो उसी को थॉट प्रोसेस में रखते हुए ये लोग अपने ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं सदर्न इंडिया में। तो वो आपका अराउंड 100 करोड़ के आसपास का केपेक्स है वहाँ पे। तो ये 2 केपेक्स ये लोग कर रहे हैं। तो एक जो केपेक्स है इनका जो ब्राउनफील्ड वाला है, वो इस ईयर के Q4 में आ जाएगा, जो राजस्थान वाला है, और जो इनका आंध्र प्रदेश वाला केपेक्स है वो आपका Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब आपने केपेक्स तो कर दिया, केपेक्स के साथ आपको देखना पड़ता है एसेट टर्नओवर कितना है, मतलब मैंने कितने रुपए लगाए हैं और उस रुपए में मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाता हूँ ऑन व्हेन द प्लांट इज टोटली रैम्ड अप टू इट 100% कैपेसिटी, है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इस बिजनेस को देखिए। जनरली मैंने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जनरली कंपनीज जो होती है उनका, मान लीजिए अगर 100 उनका कैपेसिटी है, तो वो लोग आपकी 100 पे तो चला नहीं पाते हो ना आप। जैसे मैंने मॉडल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेम प्लेट कैपेसिटी अलग होती है और एक्चुअल कैपेसिटी अलग होती है। बट इस प्लांट के केस में मैंने ये देखा
कि ये जो कंपनी है ना, ये लोग अपनी कैपेसिटीज़ को इवन 90-95% के आसपास भी चला पा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि इनके जो प्लांट्स है कितने इफिशिएंट है। इसका एक और एग्जांपल है, ये कंपनी कहती है कि हम लोग अभी डी बॉटलनेकिंग पे फोकस कर रहे हैं। डी बॉटलनेकिंग क्या होती है, आपके जो प्रोसेस फ्लोज होते होंगे ना, नए इक्विपमेंट लगा दिया, वेयर एंड टियर को कम कर दिया। जैसे आप मनोरमा इंडस्ट्रीज को देखिए, अभी उसका प्लांट मेंटेनेंस होना है, तो उससे 30% कैपेसिटी बढ़ जाएगी उनकी। सो यू कैन कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग हेयर ऑल्सो। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। तो अभी सिंस 90% हो गया है, तो वहाँ से देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि जब तक इनकी नई प्लांट आती नहीं है, तो देयर कुड बी अ इशू ऑफ कैपेसिटी क्रंच। डिमांड तो है, बट आप उस कैपेसिटी को मीट ही नहीं कर पाओगे। तो कंपनी इज अगेन सेइंग कि वैसा कोई इशू नहीं है, हम लोग डी बॉटलनेकिंग कर रहे हैं और प्लांट आपका क्वार्टर 4 में आ ही जाएगा, राजस्थान वाला प्लांट। तो वहाँ से भी रैंप अप होना है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक लाइन ऐड की थी, आई थिंक आंध्र प्रदेश वाले प्लांट में, तो उसका भी रैंप अप होना है। तो दिस इज हाउ द कैपेसिटी के बारे में हो गया। अब तो ये सारी चीज़ हमने बात कर ली। और कोई पार्ट है मुझे देखने दीजिए एक बार। ओके, फंडिंग्स के बारे में मैंने बात कर लिया। अब हम लोग इनके डेप्ट वगैरह और कुछ कैश फ्लोज के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ने अपनी जो आईपीओ लिया ना, उससे अराउंड 70 करोड़ का डेप्ट पे कर दिया है, ठीक है। तो यहीं पे मैं फिनांस कॉस्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ आपको, ठीक है, वो डेप्ट से रिलेटेड है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि डेप्ट इन्होंने पे किया है, तो एक तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो वहाँ से आपकी फिनांस कॉस्ट कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम इनके कुछ एफडीज भी रखे हैं, तो वहाँ से भी इंटरेस्ट आएगा, तो फिनांस कॉस्ट वहाँ से भी कम होगा ओवरऑल नेट इम्पैक्ट पे। बट एट द सेम टाइम इनको अभी केपेक्स करना है ना, तो आईपीओ से भी पैसा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज इंटर रिलेटेड हो गई। फिनांस कॉस्ट लोग कहते हैं कि हमारा आसपास मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ है। एंड अगेन वन मोर थिंग, जो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी इंप्रूव हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर लिया कि 35 डेज पे लोग रखेंगे। और ठीक है, ये चीज़ हो गया। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट एसेट टर्नओवर। तो अब जो एसेट टर्नओवर होता है, तो आप ये सोचिए जो इनका ऑन एन कंसोलिडेटेड बेसिस, मतलब पूरे कंपनी को लेता हूँ मैं, तो अराउंड आपका 4.5 से लेके 4.7x, मतलब अगर 100 करोड़ लगाया तो 450 से 470 करोड़ के आसपास मैं पैसे अर्न करूँगा। अब ये जो एसेट टर्नओवर होता है वो डिपेंड करेगा आपका स्टील वाला फैब्रिकेशन, मतलब स्टील वाली स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, स्टील वाली कैपेसिटीज़ लग रही है, या फिर आपकी फैब्रिकेशन वाली कैपेसिटी लग रही है, या फिर जो आपका ये वाला इंसुलेटेड पैनल्स होते हैं ना, जो मैंने बोला स्टायरोफोम जो लगता है, मतलब सैंडविच वाला जो इनका प्रोडक्ट है उसके वजह लगता है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, तो अराउंड 4.5 से लेके 4.7x के आसपास होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके डेप्ट के बारे में बात कर लिया। और हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कैश फ्लोज है वो इनका अभी पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। लास्ट ईयर बाद वन ऑफ एक इवेंट था और इनके कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से भी हमें दिखता है ये कंपनी जब उनका सेल्स आएगा, और उनका जब सेल्स तो आपने कर दिया, बट वो पैसा भी तो रियलाइज होना चाहिए। तो इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल है और जो इनका कैश फ्लोज वाला साइकिल है वो भी अच्छा चल रहा है। दैट इज हाउ द कंपनी इज जनरेटिंग द कैश। सो ये वाली चीज़ हो गई। अब हम लोग इसके अलावा बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, अब यहीं पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, ये लोग और कैटेगरी सेगमेंट में जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी तो ये लोग जो है ना अपने एक्सपोर्ट में, मैंने ऑलरेडी बोला कि पीएसयू से इनका ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ से भी एक अगेन आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़, एक्सपोर्ट में कैसा इनका डिमांड है, तो एक्सपोर्ट से भी इनको डिमांड दिख रहा है। अभी जो फोकस कर रहे हैं आपके जो मिडिल ईस्ट एरियाज हो गए है ना, ओमान वगैरह जो कंट्री है, फिर जो सार्क कंट्रीज को टारगेट करते हैं। सार्क कंट्रीज में क्या क्या आता है, जैसे आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज, म्यांमार नहीं आई थिंक, तो ये सारी कंट्रीज आता है। बट सार्क में आपका हमारा एक और खराब कंट्री नेबर भी आता है, बट कीप दैट असाइड। तो बेसिकली ये लोग द थिंग इज कि ये लोग सार्क कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं अभी के लिए। बेसिकली आप भूटान मान लीजिए, और नॉर्थ जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ओमान, उसको मान लीजिए। अभी एक्सपोर्ट में कुछ खास इनका कंट्रीब्यूशन है नहीं, 1 से 2% है, बट अगेन दे आर सेइंग कि हाई ग्रोथ ड्राइवर भी है वहाँ पे, तो वहाँ से भी हमें डिमांड दिखता है। तो कंपनी उसको देख रही है। और बाकी जो यूएस वाला बात है, तो चीज़ वहाँ यहाँ पर टैरिफ वाली चीज़ है, तो उस पर भी इतना फोकस नहीं है ये लोग। तो वन मोर थिंग, ये जो अभी जो इनका आंध्र प्रदेश वाला प्लांट है ना, जो मम्बट्टा करके प्लांट है, तो ये वाला प्लांट है, ये आपके पोर्ट से आई थिंक 50-60 किलोमीटर्स के आसपास है। तो वहाँ से अगेन इट बिकम्स ईजियर ना कि आपके पोर्ट के आसपास होती है, तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होता है। तो उस प्लांट से मे बी ये लोग और थोड़ा एक्सपोर्ट में बढ़ाएंगे। तो एज एंड व्हेन वो जो दिखेगा तो हम देखेंगे। तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्जिन वाला और रॉ मटेरियल प्राइसेस से कैसे इंपैक्ट आता है। तो कंपनी जो है, मैंने आपको बोला कि कंपनी अभी फोकस कर रहा है आपके मार्केट शेयर कैप्चरिंग पे, बिकॉज है ना, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड तो है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की डिमांड होती है, यू कैन डू टू थिंग्स। वन, यू कैन डू द प्रेडेटरी प्राइसिंग, है ना, एंड टू, यू कैन डू मार्केट शेयर कैप्चरिंग। तो एक मैच्योर कंपनी जो होती है, दे फोकस ऑन कैप्चरिंग द मार्केट। इसका आप एग्जाम्पल लीजिए स्पॉटिफाई का, जो मैंने आपको टिप्स म्यूजिक के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। बट कमिंग बैक टू हेयर, तो ये कंपनी कहती है कि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं मार्केट शेयर कैप्चरिंग पे। तो अभी जो इसलिए जो इनके मार्जिन है, अगर कुछ बेनिफिट आता है आपका इससे, इकोनॉमी ऑफ स्केल और ऑपरेटिंग लेवरेज से, तो दैट पर्टिकुलर थिंग दे विल यूज टू पास ऑन
और अपने मार्जिन को ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, इसीलिए ये लोग मार्जिन को अपने 10.5 से लेकर 11.5 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट देयर मार्जिन प्रोफाइल। ठीक है, अभी एक और चीज़, इसी मार्जिन को कैसे कंट्रोल होता है आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि इनका जो अराउंड आपका 80 से 85% जो कॉस्ट होता है वो आपके स्टील के प्रोडक्ट्स के कारण कॉस्ट होता है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स बनेगी उसमें आपके स्टील्स के फाउंडेशंस वगैरह लगेंगे, है ना। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, अब सीन सामने देखा लास्ट ईयर में स्टील के प्राइसेस कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए, उसके कारण हमारे जितने भी ये कमोडिटी बेस्ड बिजनेसेस थे, केबल्स एंड वायर्स वाले में भी कितना इंपैक्ट आया था। तो कंपनी कहती है कि सिंस आप, मैंने आपको बताया ऑर्डर बुक की साइकिल कितनी होती है, 7 to 8 मंथ्स की होती है। अगेन उससे रिलेट करते हैं हम लोग इसको। तो स्टार्टिंग का 2 से 3 मंथ तो इनका डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में चला गया ना, डिज़ाइन किया, प्रोक्योरमेंट वाले पे चला गया। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जनरली मतलब 5-6 वीक्स होता है, मतलब 1.5 मंथ की इन्वेंट्री रखते हैं ये लोग। ठीक है, और उसके बाद 1.5 मंथ की इन्वेंट्री लोग ऑर्डर करते हैं, जो कि इनको मतलब भाई मैंने मान लीजिए 1.5 मंथ के बाद 1.5 मंथ्स के बाद इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर दिया, तो वो जनरली 1 मंथ के बाद आता है। तो ओवरऑल जो इनका जो मतलब रिस्क फैक्टर है वो आपका 1.5 मंथ्स के आसपास होता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वीकली बेसिस पे कोई ना कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये एक वे में नेचुरल हेजिंग हो जाती है। मतलब बेसिकली क्या है, मैं प्रोडक्ट को रियलाइज़ कर लेता हूँ, अपने ऑर्डर्स को रियलाइज़ भी करते रहता हूँ, तो वहाँ से भी इनका एक, ऐसे आप समझ सकते हो कि लीन वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया, एक तरह से समझ लीजिए ना। तो इसलिए दिस इज हाउ द कंपनी इज सेइंग कि हम लोग अपने जो रिस्क वगैरह है उसको मैनेज करते हैं ना। सो ये हो गया, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नाउ ओके, एक मैंने पॉइंट छूट गया था, कोई भी कंपनी को जो बिजनेस है, आप प्रीफैब की तरफ आप जाओगे ही क्यों। ठीक है, मतलब वाई प्रीफैब, तो एक तो क्या होता है इसमें लेबर कॉस्ट कम होते हैं, फिर आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, फास्टर होता है, बेटर टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन हो जाती है, आप इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, है ना। मान लीजिए कोई नया सेगमेंट आपको लगाना है, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में कोई फर्नीचर आया। ठीक है, तो आजकल ऐसा होता है ना, फर्नीचर आता है पूरा रॉ मटेरियल से स्टार्ट करके बनवाओ, या आजकल वो असेंबलिंग टाइप के हो जाते हैं। इट्स मोर लाइक वो जो लेगो होता है ना, उस तरह से आप समझ सकते हो, एक से दूसरा पार्ट मैंने कनेक्ट कर दिया, अगर कुछ जोड़ना है तो वहाँ से मैं निकाल के एक नया एक्सपांड कर सकता हूँ उसको। सो दिस इज़ हाउ ये सारी चीज़ें है। और ये हो गया पॉइंट। अभी तो मैंने आपको ईपीएस वाला जो बिजनेस है उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ से उतना ड्राइवर है नहीं अभी इनका, और बाकी वो आपका जो एलजी वगैरह जैसे ग्रोथ होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा वो सेक्टर, है ना। सो ये सारी चीज़ है। ओके, अब मैं रिस्क के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, रिस्क के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे मैंने पोस्ट वगैरह में भी शेयर किया था ट्विटर पे, तो रिस्क कहाँ से आता है इस बिजनेस में। तो बेसिकली ये जो कंपनी है अभी इसको इतना फ़ायदा क्यों हो रहा है, 6x से ज़्यादा ये अपने पीयर से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, और जो इंडस्ट्री 6x से ज़्यादा कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनका जो मेन डिफाइनिंग क्राइटेरिया है ना, एक तो टेक है, दूसरा जो इनका जो प्लांट एग्जीक्यूशन टाइम है ऑन द ग्राउंड लेवल, ऑन द साइट लेवल, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो जो इनके पीयर्स हैं वो तो शांत होकर बैठे नहीं है ना, दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग ऑल दोस टेक्निक्स। तो क्या होता है, जो मोट है इनका, वो आने वाले समय में दैट अदर पीयर्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड दे कैन ऑल्सो डिप्लॉय फास्टर एग्जीक्यूशन। सो ये जो अभी पीरियड है, हमें ये देखना है आने वाला जो 18 से 24 मंथ से ये लोग कंपनी का, इसलिए कंपनी भी एक छुपा के कह ही देता है कि हम लोग 18 से 24 मंथ्स में हमें उतना कुछ इशू नहीं दिख रहा है। तो बट अगेन हमें वो चीज़ अच्छे से ट्रैक करना होगा, कितने बाकी जो पीयर्स है कितने रैपिड पेस में इनको कैचअप कर पाता है। अभी तो कोई कैचअप नहीं कर पा रहा है, और बाकी मैं वीडियोज़ में देखूंगा और कोई स्टडी करेंगे तो हमें और डिटेल में मालूम चलेगा। सो ये वाली चीज़ें, और बाकी जो रॉ मटेरियल वाला इन्होंने बोला कि हम ऑल्दो तो मार्जिन को प्रोडक्ट करके रखते हैं, बट जो आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनका एक तो प्रोडक्ट सैंडविच वाला है, और ये जो कंपनी है खुद भी सैंडविच है। कैसे, एक तरफ तो इनके रॉ मटेरियल के जो स्टील की कंपनीज हो गई, JSW स्टील हो गया है, टाटा स्टील, जिनसे भी ये लोग अपने स्टील को खरीदते होंगे, और दूसरी तरफ आपके जो बायर्स है, कस्टमर्स है, जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है ना, जितने भी आपके जोमेटो तो मतलब वेयर हाउसेज वगैरह वाली कंपनी हो गई, या फिर आपके डेटा सेंटर्स वाली कंपनी हो गई, तो वहाँ से भी इनके मार्जिन पे ज़्यादा इंक्रीज होने का स्कोप नहीं है। मतलब मार्जिन आपके इंप्रूव कैसे होंगे, देयर कुड बी द ओनली पॉसिबिलिटी जहाँ से मार्जिन इंप्रूव होंगे वो इनके होगा पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के वाया ही, है ना। सो ये वाली चीज़ है। और बाकी बॉटल नेकिंग तो ये लोग कर ही रहे हैं। कुछ इनको आपका ये जो है ना ईवी बिजनेस, वहाँ से भी कुछ इनका ऑर्डर्स वगैरह आ रहा है। सो और मैं, और इसके अलावा आई थिंक मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया। फाइनली अगर मैं इनके वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात करूँ ना, तो अभी अभी जैसे देखिए, जो इनका क्वार्टर 1 में अगर आप इनको देखोगे ना, तो क्वार्टर 1 में जो इनका रेवेन्यू आया था वो सबड्यूड था। वो ऐसा क्यों था, एक तो पूरी जो इंडस्ट्री लेवल पे भी मैं बात करूँ तो वो भी अराउंड H1 क्वार्टर 1 जो रहा है वहाँ पे आपके इंडिया पाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद मानसून वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे, तो उससे कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी कम हुई थी। काफ़ी सारी कंपनी ये वाली बात कहती है ना। सो डिस्पाइट दैट अगर आप पूरा H1 मानोगे तो जो सेक्टर है वो स्टिल 10-12% पे ग्रो किया है।
विच इज़ अगेन द सेम एज जो क्रिसिल की रिपोर्ट कहता है, और इनके जो DRHP में भी दिया हुआ है वहाँ से भी। सो अभी जो उन्होंने गाइडेंस देते हैं मार्जिन का, तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया कि अराउंड वही 10.5 से 11.5 के आसपास रखेंगे। अभी जो इनके EBITDA मार्जिन, सॉरी पैट मार्जिन आए हैं वो अराउंड 5.2% आए हैं, ठीक है। अभी जो फिनांस कॉस्ट है वो भी अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहेगा, बट अगेन मैं वहाँ से भी कंजर्वेटिव ले लूँ, 6% कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जो उनका टॉप लाइन है वो कितना ग्रो कर सकता है, H1 जो है वहाँ पे ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मतलब 38% की ग्रोथ है, ठीक है। अभी मैंने बोला इनका ऑर्डर बुक आपका अराउंड 930 करोड़ के आसपास है, उसको 6 to 7 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है। उसको आप 7/6 कीजिए, मतलब आप 6 मंथ्स में कितना एग्जीक्यूट करोगे, तो रफली मान लेता हूँ मैं 900 कर दिया, तो 900 प्लस आपका कितना, अभी इन्होंने 720 एग्जीक्यूट किया अभी, है ना। तो अगर जोड़ लेंगे ना, तो आराम से आपका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो आपका 40-45% के बीच में ईजिली आ सकता है, हाँ, जो हमें दिख रहा है। बट जो कंपनी कंजर्वेटिवली कहता है वो 30 से 35% के लिए कहता है, सो हम भी वही लेके चलेंगे। तो आप तो 35% मान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट कर दिया है H1 में, एंड H2 इज़ जनरली अ हैवी क्वार्टर, अराउंड 55 से 60% इनका H2 में आता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह होती नहीं है, एग्जीक्यूशन बेटर होगा। सो दैट इज टेकिंग दैट, सो बेस्ड ऑन दैट आई एम टेकिंग इनका 35% का टॉप लाइन लेता हूँ, उससे आप 6.2% का पैट मार्जिन लगाइए, और उसके बेसिस पे जो इनका करंट मार्केट का कैप है अराउंड आई थिंक कितना है, 2700 करोड़ के आसपास है। तो इसके बेसिस पे आप इनका फॉरवर्ड पैट निकालिए, उससे अगर मैं इनका फॉरवर्ड पी निकालूंगा तो कितना आएगा, अराउंड आपका 27-28 के आसपास आता है। तो अगेन पेग रेशियो यहाँ पे कम है, मतलब 1 से कम है, तो अगेन वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी में सपोर्ट है। सो दिस वाज अबाउट एवरीथिंग अबाउट द ईपैक प्रीफैब कंपनी। सो जस्ट लेट मी सी, कोई और पॉइंट छूट तो नहीं गया। ओके, बिल्टअप कैपेसिटी को आपको देखना है, अगर जब भी आप इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ हो गई, एंड भाई कंपनी अभी मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात करता है, और इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में ये बीट करना चाहते हैं। 10-12% जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, ऑफकोर्स अभी तो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी एक्सपोर्ट के बारे में बात कर लिया, ROC एंड ROE प्रोफाइल के बारे में रह गया था। तो कंपनी कहती है इस पूरे सेक्टर में जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे अराउंड आपका 23 से 25% के बीच में ROC और ROE प्रोफाइल रहता है, ठीक है। ये कंपनी भी उसके आसपास रखने की बात करता है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए, जब आप सोचिए ना कि कोई कंपनी है आपकी, जब ईपैक मतलब प्री फैब्रिकेशन में जाएगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, क्योंकि आपका एक तो पैसा भी कम लग रहा है और जल्दी एग्जीक्यूट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण भी इंडस्ट्री में एलिमेंट्स रहते हैं। सो ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लिया हमने। सो दिस वर्किंग कैपिटल अगेन 35 डेज के आसपास दिया है। फिनांस कॉस्ट वगैरह के बारे में बात कर ली। So this was everything about this particular company. I hope I have explained every point. This was all about this particular video. Thank you very much. Hope you liked the video and I have cleared all your doubts. Thank you very much.